जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि झारखंड बोर्ड के द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो 2023-24 यानी कि 2024 का जो आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, इस बोर्ड परीक्षा के लिए आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो है जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो पे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आज हम लोग क्या करेंगे, फुल टू फुल डिस्कशन करेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। और आज का ये वीडियो सेट 1 के लिए है। किसके लिए है? सेट 1 के लिए है। तो आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका विषय लिखा गया है, कुछ अनिवार्य चीजें हैं जिसको आपको जानना है। जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिया है और सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक जो है काटा नहीं जाएगा और ये हुबहू आपके एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर में आपका हुबहू छापा जाएगा। तो अभी आप बोलोगे कि सर क्वेश्चंस पढ़ाइए, तो देखिए मैं बात करूंगा क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा? 19वीं सदी के दौरान ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और आपका क्या होगा यहाँ पे मानसिक जगत में भारी परिवर्तन किया। तो ऐसा जो चीज था वो क्या था? आपका उदारवाद क्या था? आपका राष्ट्रवाद था। तो राष्ट्रवाद आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 देख सकते हो क्या आपका कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शंस क्या है? जुलाई 1801 में, जुलाई 1804 में, जुलाई 1815 में और जुलाई 1830 में। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है वो जुलाई 1830 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। मैं बात करूंगा अगले प्रश्न पे। तो अगला जो है आपका प्रश्न क्या है देख सकते हो, 1804 की नेपोलियन संहिता ने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो अगर मैं नेपोलियन संहिता बात करूं तो इसे नागरिक संहिता के भी नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। तो 1804 की नागरिक संहिता बात करो या नेपोलियन संहिता बात करो, इसने फ्रांस में क्या क्या सुधार किए? तो ऑप्शन 1 क्या है कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये तो किया। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही होगा। लेकिन आगे जाएंगे तो कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये भी काम किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अब ऑप्शन नंबर 3 क्या है? प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, ये भी काम किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। तो 1804 की जो नेपोलियन संहिता है उसमें फ्रांस में इन तीनों के तीनों कामों को किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। चौथे नंबर का जो प्रश्न है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़े जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। यह भारत के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होगा कि ये जो खेड़ा जिला है वो भारत के गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद 3 सत्याग्रह किया था। 3 में से एक तो आपने देखा कि खेड़ा जिला सत्याग्रह और एक दूसरा क्या था आपका? बिहार का सत्याग्रह, बिहार का चंपारण सत्याग्रह। आपको क्या करना है, जो तीसरे नंबर का जो सत्याग्रह था वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। अगला प्रश्न है आपका कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? ऑप्शन क्या है? नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए। दूसरा क्या है? लगान संबंधित नए कानून बनाने के लिए। तीसरा क्या है? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? व्यापारिक संबंधित कानून बनाने के लिए। तो जो साइमन कमीशन है वो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशिला का अध्ययन करने के लिए रखा गया था। और आपको भी पता होगा कि साइमन कमीशन का विरोध जब हुआ था, साइमन कमीशन वापस जाओ, उस विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी के कारण मृत्यु हो गया था। लाठी उसके सर पे लगा और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब आपको यह बताना है कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन भारत जाओ, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला 6 नंबर का प्रश्न है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? ऑप्शन क्या है? चावल, आलू, मक्का और मूंगफली। तो आंसर क्या होगा? आलू का अकाल, यानी कि आलू के अकाल के कारण आयरलैंड में जो है बहुत ज्यादा समस्या देखने के लिए मिला। और हम लोगों ने टॉपिक पे ये भी डिस्कशन किया था कि जब आलू आया तो उससे लोगों के जीवन स्तर में, रहन सहन में और खाद्य पदार्थों में भारी मात्रा में परिवर्तन दिखा और उनके जीवन स्तर में ये तो क्या होता है, वृद्धि का एक क्या था, आधार था। क्योंकि जो बोलूंगा मैं कि जो पूरे के पूरे यूरोप के लोग थे वो लोग मांस या बाकी चीजें नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आलू आने से वो लोगों की स्थिति जो है
वो सुदृढ़ और अच्छी हो गई थी, तो इसमें आलू आंसर होगा। अगला 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के नाम से कौन कौन सा देश जो है जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप याद रखिएगा भारत जो वो किसी भी गुट में शामिल नहीं था, वो क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन उस समय गुट में था। यानी कि देखो तीनों में ऑप्शन में आपको भारत दिखेगा, तो भारत इसका आंसर नहीं होगा। होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 क्या क्या हो गया? फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसको भयानक गिरावट दर्ज की गई? यानी कि किसमें जो है सबसे ज्यादा भयानक गिरावट देखने के लिए मिला जब 1929 का आर्थिक महामंदी आया? ऑप्शंस क्या? उत्पादन में, रोजगार में, आय और व्यापार में, इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, इन सभी में प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि बुनकरों को कच्ची माल की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था? तो बुनकरों को कच्चे माल की जो समस्या का जो सामना करना पड़ा था उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन क्या है? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? कपास की फसल नष्ट हो गई। तीसरा क्या है? स्थानीय बाजार सिकुड़ गए और निर्यात बाजार गिर गया। तो सबको पता है ऑप्शन नंबर 2 मार्क आएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? गलत होगा। इसका अगर सही आंसर का बात किया जाए तो कपास का जो है निर्यात में वृद्धि हुआ, यानी कि ज्यादातर लोग जो है कपास उत्पादन करते थे और बाजार जाके क्या करते थे? बेच देते थे दूसरे देशों को। तो इसी के कारण क्या हुआ? बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या आई थी। अगला 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन कौन सा था? तो सबसे ज्यादा ब्रिटेन में कौन सा उद्योग फेमस था? ऑप्शन क्या? धातु और चीनी, है ना, कपास और चीनी, कपास और धातु, कपास और पेट्रोलियम। तो आपको याद रखना होगा कपास और पेट्रोलियम जो उद्योग था सबसे ज्यादा गतिशील था। अगला है 11 नंबर का प्रश्न आपका मिलेगा कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ था? तो जब मुद्रण तकनीक का बात करो या छपाई का बात करो तो सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न जातीय आंदोलन में मराठी प्रणेता कौन था जिन्होंने अपनी पुस्तक क्या लिखा था? गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा था। तो ज्योतिबा फुले जो था इन्होंने क्या किया था? गुलामगिरी में अपनी जाति प्रथा के बारे में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 3 नंबर का प्रश्न है कि समानता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनमें से उनके नाम क्या क्या है? तो देखिए समानता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया, एक नवीकरण और दूसरा क्या होगा? अनवीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया, जैव और अजैव। लेकिन पूछा क्या है आपको? समापता के आधार पर, तो क्या होगा? नवीकरण और अनवीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितना भाग में बांटा गया आप बता सकते हो? तो पहला आपका क्या था? निजी संसाधन, जिसको व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। फिर आपका क्या था? सार्वजनिक संसाधन। फिर एक क्या था आपका? राष्ट्र संसाधन। और तीसरा क्या था? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसी तरह विकास के आधार पर संसाधन को जो बांटा गया तो उसमें एक क्या था आपका? एक था आपका विकसित संसाधन, दूसरा क्या था आपका? संचित कोष, तीसरा क्या था आपका? भंडार, चौथा क्या था? आपको ये कारण है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? तो देखिए अगर संसाधनों का ज्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है तो उससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होता है, ओजन परत का अवक्षय हो रहा है, यानी कि जो ओजन परत है उसकी जो आपका लेयर है उसमें घटाव देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा पर्यावरण प्रदूषण देखने के लिए मिल रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये तीनों के तीनों चीज देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है? ऑप्शन क्या? पारिस्थितिक की विविधता बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात सही है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। जीवन साधन संसाधन, यानी कि जीवन साध्य संसाधन के जो जिंदा रहने के जो भी संसाधन चाहिए जैसे जल, वायु और मृदा, वो भी बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, बना रहता है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता को सुरक्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? ऑप्शंस क्या? अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, कांटेदार वन या आरक्षित वन। तो जो आरक्षित वन होते हैं वो सबसे ज्यादा मूल्यवान जो है माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न है
कि प्रश्न क्या है, आपको देख सकते हैं, प्रश्न आपको बता दूं कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव प्रयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है, इसका कारण आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, घरेलू और औद्योगिक अवशिष्ट के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। जी हाँ दोस्तों, ये जो तीनों ऑप्शन है इनके कारण क्या हुआ है कि आपको तो जल प्रचुर मात्रा में मिल रहा है लेकिन उसका उपयोग करना आपके लिए जहरीला है या खतरे का कारण है। तो ये चारों क्या है आपके लिए ऑप्शन है। बात करें 18 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न क्या है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाने वाली फसल है उसमें से आपका नाम बताना है। तो ये आपका खरीफ फसल होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हो कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, यानी कि भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का भविष्य जो है आपको उज्जवल देखने के लिए मिलेगा। तो ये कौन सा राज्य है, आपका राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा हवा आपका चलता है। अगला प्रश्न 20 नंबर का कि जल और उर्वरकों के अधिक प्रयोग और विवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा होती है। क्या है, जल और उर्वरकों के अधिक प्रयोग, अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा होती है। तो उससे क्या होगा, जल कुर्कुता बनता है, जी हाँ दोस्तों, लवणता बढ़ता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी आता है। जी हाँ दोस्तों, ये चारों के तीनों के तीनों क्या होंगे, सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज पदार्थ को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो आपका लो एस्क होता है ना, उसे औद्योगिक विकास का रीढ़ कहा जाता है, यानी कि जिसे रीढ़ का बैकबोन होता है ना, तो ही होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन क्या है, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और जिप्सम, यूरेनियम और अल्पोनियम, और यूरेनियम और मैग्नीशियम। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग जो है वह आणविक ऊर्जा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, यानी कि कौन सा ऐसा है जिसमें वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन क्या है, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी होगा, तो सभी पर जो है वायु प्रदूषण प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है आपका कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो देखिए, जो बेल्जियम में अल्पसंख्यक लोग हैं वो कौन थे, डच भाषी लोग, सॉरी फ्रेंच भाषी लोग। तो फ्रेंच भाषी लोग जो है वो डच भाषी की तुलना में ज्यादा क्या थे, ताकतवर थे। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंच होगा। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होगा कि जो भी बेल्जियम की कुल आबादी है, तो कुल आबादी का 59% जो लोग था वो लोग क्या करते थे, डच भाषा बोलते थे, और जो 40% लोग था वो लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, और 1% जो आबादी था वो जर्मन भाषा बोलते थे। लेकिन वहीं अगर बेल्जियम की हम बात करें, राजधानी जो ब्रुसेल्स था, वहां पे इसका उल्टा था। उल्टा क्या था, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% जो लोग है वो लोग डच भाषा बोलने का काम करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक रूप से बात कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 क्या है कि जब 1856 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया और किन किन बातों का ध्यान रखा गया। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो श्रीलंका है वो आपका स्वतंत्र कब हुआ था। तो श्रीलंका जो है वो 1948 में स्वतंत्र हुआ था, आपको पता होगा। और उसके बाद जब इन्होंने बदलाव किया और बदलाव के कारण जो है पूरे के पूरे श्रीलंकाई समाज में गृह युद्ध की स्थिति आई, और वो जो गृह युद्ध की स्थिति है वो 2009 तक चला था माय डियर फ्रेंड, यानी कि 2009 में जो है गृह युद्ध जो समाप्त हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब 1856 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया। तो पहला क्या किया गया, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर देगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दिया गया, यह भी सही है। बौद्ध मत को संरक्षित और बढ़ावा दिया गया, तीनों का तीनों काम किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर क्या रखता है, अंकुश रखता है। ऑप्शन क्या है, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री। तो न्यायपालिका क्या करता है कि जो भी कार्यपालिका है और विधायिका पे नियंत्रण रखता है, इसीलिए से संतुलन और क्या था आपका संतुलन और संरक्षण, यानी कि संतुलन और संरक्षण का भी नियम कहा गया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका पोखरण, जहां भारत ने 1998 में, गौर कीजिएगा 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोखरण जो है राजस्थान में स्थित, आपको याद होगा। और परमाणु का एक मूवी बना है, तो आप वो भी देख लेना, बड़ा अच्छा मूवी है और बड़ा इंपॉर्टेंट मूवी आप देख सकते हो। परमाणु का क्या होगा आपका पोखरण राजस्थान।
अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक जो विभाजन किस पे आधारित होता है? जन्म पर, विवाह पर, आपका सॉरी क्या है, मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर या शिक्षा पर? तो आंसर क्या होगा? जन्म पर क्या होता है? आपका आधारित होता है। अब एक अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोच को क्या कहते हैं? तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से औसत आय को कहा गया है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा गया है, और इसे निकालने का क्या तरीका है? तो कुल आय क्या होगा? कुल आय बटे क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या। इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? तो जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक होता है ना, वो उद्यम और स्वामित्व के आधार पर, यानी कि आप जो उद्योग खोले हो और आप जिसके स्वामी हो उसके आधार पर बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला है 3 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? देखिए, अगर भारत में पूछेगा तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 से 60% की जो आबादी है भारत की, वो प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं, कृषि कार्य में लगे हुए, तो भारत में प्राथमिक होगा। लेकिन खाली ओवरऑल पूछेगा कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करता है, तो आप तृतीय क्षेत्र मानोगे। लेकिन भारत का केवल पूछा है, तो भारत में क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है? तो मुद्रा ने यह काम किया है, जो भी आवश्यकता का जो दोहरा संयोग उसको समाप्त करने का काम किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर का प्रश्न है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां क्या होगा? तो बाजार नजदीक होगा। जी हां दोस्तों। कम लागत पर श्रम उपलब्ध होगा। जी हां दोस्तों। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध होगा। जी हां दोस्तों। यानी कि तीनों के तीनों जहां पे रहेगा वहां पे कोई भी जो है बहुराष्ट्र कंपनियां वो अपनी कंपनी जो है स्थापित करने का काम करता है। अगला 36 नंबर का प्रश्न है कि आप देख सकते हो विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक है? तो ये जो होगा वो जोड़ने में सहायक क्या होता है? विदेशी व्यापार, जो एक दूसरे लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1960 के दशक में व्यवस्थापित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारण से हुआ था? उसमें क्या था? खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट के कारण क्या हुआ था? उपभोक्ता जागरूक जो है आपका आंदोलन चलाया गया था 1960 के दशक में। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया है? तो इसे शक्तिशाली बनाया और अप्रभावी बनाया है, यानी कि आपका देख सकते हो क्या है? आपका शक्तिशाली और क्या होगा? प्रभावी बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा कि शक्तिशाली भी बनाया है और प्रभावी भी बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था में है? तो इस व्यवस्था को बोलेंगे वर्ण व्यवस्था, जिसमें जाति समूह क्या करता है? अपने जाति के हिसाब से लोगों का बंटवारा करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला 40 नंबर का प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है कि लोकतंत्र व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो ये क्या करता है? सरकार को सजग करने का भी काम करता है, आंदोलन को सफल बनाने का काम करता है और राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालने का काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो टोटल 40 के 40 जो भी मॉडल पेपर था वो मॉडल पेपर का मैंने वीडियो ले लिया। मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर जो है आपको वो हमारी टीम जो है प्रीतम एकेडमी, उस प्रीतम एकेडमी के द्वारा बनाया गया है। तो अभी जो है मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों का डिमांड था कि सर मॉडल पेपर अगर आप बना सकते हो तो आप बनाओ, तो मैंने आपको बना के दिया। अब इसी तरह आपको साइंस का, साथ में एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ का भी आपको जो है मॉडल पेपर देखने के लिए मिलेगा। और यहां से आपके जो क्वेश्चन है, तो जो आपके प्री बोर्ड का जो एग्जाम होगा उस प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आपको क्या मिलेगा? ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है? याद करना है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं ऐसे जैसे अभी मैंने सेट 1 लिया, तो हर एक विषय का टोटल 5 सेट में ले सकता हूं। पांचों सेट जो मैं लूंगा उससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा मॉडल पेपर, उससे कहीं ज्यादा। तो अगर आपकी डिमांड होगी और आप लोग कॉमेंट करोगे तो मैं आपको 5-5 सेट, यानी कि हिस्ट्री के 5 सेट, साइंस के 5 सेट,
सेट, यानी कि सबके में 5-5 सेट करके मैं जो है आपको मॉडल पेपर दे सकता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय